नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास शो में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर और उनके विश्लेषण को लेकर। आज के शो में हम बात करेंगे दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय न सिर्फ ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, बल्कि गृह मंत्री आज खुद जा पहुंचे दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल कहे जाने वाले एलएनजेपी में। वहीं पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों के लापता होने की खबर आई, तो वहीं शाम में ये भी खबर आई कि दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाक के कार्यकारी उच्चायोग को तलब किया है। वहीं आईसीएमआर में कोविड जांच को लेकर एक बड़ी पहल की है, बताएंगे आपको कि क्या पहल है। तो वहीं मुंबई की लोकल अब चल पड़ी है एक बार फिर से, लेकिन क्या है ये पाबंदियां, आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और इलाज की अव्यवस्थाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक किया और इसके अलावा दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचकर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पूरे अस्पताल का जायजा लेकर डॉक्टरों से मुलाकात भी की, बातचीत की, जानकारी ली। और कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों को उनसे निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ 2 बार बैठक करने के बाद आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक उन्होंने की। और इस बैठक में अमित शाह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों पर सभी दलों के साथ उन्होंने चर्चा की। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी राजनीतिक द्वेषों को भुलाकर तमाम पार्टियां दिल्ली की जनता के हितों के लिए साथ मिलकर काम करें। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि हमको नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन नेताओं ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव दिए और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। ग्राउंड लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग सही हो, एग्जीक्यूशन सही हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जो ऑब्जर्व करेगी ग्राउंड में जो जो चीजों की कमी है, उन सब चीजों की कमियों को पूर्ति हो और उसको सही जगह, यानी हॉस्पिटल में अगर कोई कमी है तो कमी का सुधारा जाए। मोदी सरकार के द्वारा जो निर्णय दिल्ली के लिए लिए गए, दिल्ली की बिगड़ती हालात के लिए, उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब लोगों ने मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है और मिलकर जीतना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, आज गृह मंत्री जा पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। आपको लगता है कि जिस तरह से फैसले पिछले 36 घंटों में 3 बैठकें हुई हैं और अब खुद वो जा पहुंचे अस्पताल आज निगरानी के लिए, देखने के लिए कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ निकल कर आ पाया है इन मुलाकातों से? और उसके अलावा अगर हम बात करें कि आज जो उन्होंने दौरा किया अस्पताल का, उसका देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से सीधे कह सकते हैं कि एक तरह से गृह मंत्री ने खुद एक कमान संभाल ली है। दिल्ली को किस तरह से इस कोरोना संकट से बाहर निकाला जाए और पिछले 30 घंटे जिस तरह से बीते हैं, लगातार एक के बाद एक बैठकें, लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले, उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी करना, तो साथ ही साथ ग्राउंड पर एक तरह से जाकर देखना, जमीनी हकीकत जानना कि किस तरह की क्या पूरी स्थिति है।
एलएनजेपी वो अस्पताल है, ओम प्रकाश आपको पता है कि हाल के दिनों में कई वीडियो ऐसे सामने आए थे। अस्पताल की कुव्यवस्थाओं के बारे में उसमें जानकारी सामने आई थी। दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है और उसके बाद गृह मंत्री ने ये फैसला किया कि वो वहां जाकर समझेंगे किस तरह की क्या दिक्कतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं। वो वहां गए, उन्होंने ना सिर्फ जो मरीजों के इलाज के लिए जो सुविधाएँ मिल रही हैं उसका जायजा लिया, बल्कि अस्पताल प्रशासन से भी जानकारी ली कि किस तरह से क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनके साथ यूनियन होम सेक्रेटरी, दिल्ली के मुख्य सचिव और एम्स के निदेशक भी मौजूद थे, ताकि जो ऑन स्पॉट रिज़ॉल्यूशन भी किया जा सके अगर कुछ मुद्दे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर कोरोना वॉरियर्स जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। तो एक बहुत बड़ा संदेश सीधे तौर पर ना सिर्फ एक तरह से ये तस्वीरें दिल्ली की जनता को एश्योर करते हैं, बल्कि साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये संदेश देते हैं कि उनकी परवाह करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए गृह मंत्री केंद्र सरकार मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आश्वासन है और ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन को देखना, चुनौतियों से चुनौती लेना, उस तरह की एक बात जरूर हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण, और कल की 3 बैठकों के बाद कह सकते हैं कि लगातार वो मैराथन बैठकें कर रहे हैं और दिल्ली को लेकर, दिल्ली क्योंकि महाराष्ट्र के बाद एक दूसरा प्रदेश हो गया है जहां एक्टिव मामले कोविड पॉजिटिव के सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा दिल्ली पर ध्यान देना जरूरी है और शायद यही वजह है कि इतने बड़े फैसले लिए गए हैं और उनको जमीन पर उतारा भी जा रहा है। ओम प्रकाश, एक बड़ा फैसला ये लिया गया था कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब 20 तारीख से 20 जून से 20,000 माफ कीजिएगा 20,000 के आसपास टेस्टिंग होंगी जी। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ ये हो पाएगा, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का पहले से ये कहना है कि हम 15,000 तक टेस्टिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और इस बात पर पहले भी क्योंकि दिल्ली सरकार ने तमाम जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे उनकी टेस्टिंग बंद कर दी थी, जबकि आईसीएमआर के गाइडलाइंस में है कि जो पॉजिटिव के जो केसेस हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या हाई रिस्क वाले हैं, उनकी तो कम से कम टेस्टिंग होनी चाहिए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है भी। तो इस फैसले को एलजी ने पलटा था, लेकिन अब ये कोशिश है कि देखिए ये दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं है, ये गृह मंत्री ने साफ कर दिया है। उन्होंने जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो दिल्ली की थी, जो तमाम पार्टीज के थे, उनकी बैठक में भी ये साफ कहा कि ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, सबको एक दूसरे का हाथ बढ़ाना है, सहयोग करना है। और ये बात उन्होंने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए तमाम एजेंसियों को भी कहा, तो एक तालमेल के साथ सब मिलकर कैसे काम कर सके। और खासतौर से टेस्टिंग की जहां तक बात है, आईसीएमआर का कहना है कि कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। दिल्ली में ज्यादा 18,000 20,000 टेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए टेस्टिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और कुछ और लोगों को भी लगाने की जरूरत है। तो वो इंतजाम किए जा रहे हैं और भी ज्यादा लोग जो खासतौर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए जिनकी पहचान हो रही है, ऐसे लोगों की भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग हो, इसकी कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो एक तरह से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, जो ये सक्सेसफुल एक फॉर्मूला पूरी दुनिया में बना, उसको यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सके और उस लिहाज से ये तमाम बड़े फैसले लिए गए। खासतौर से कंटेनमेंट जोन में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, कॉन्टैक्ट मैपिंग हो, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान है और इस बारे में एक तरह से सहयोग करने की अपील की है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कि वो साथ मिलकर काम करे और ग्राउंड पर ये बड़े फैसले पहुंचे, उसको देखें ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, इसकी भी अपील गृह मंत्री ने की है। ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। सुधाकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है और इसके साथ ही ये मामला पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए और आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है, साथ ही पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है और तमाम बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी जिस तरह से लापता और इसको लेकर अब आधिकारिक तौर पर सूचनाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ताज़ा घटनाक्रम है उनके मुताबिक शाम को जो खबर आई है कि दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायोग के कार्यकारी आयुक्त को समन किया है
और ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ग्राफिक्स के जरिए। दो सीआईएसएफ ड्राइवरों के साथ एक वाहन ड्यूटी के लिए बाहर चला था। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सुबह से लापता हुए और आधिकारिक कार्य के दौरान दोनों अधिकारी लापता हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से अब आपको बता रहे हैं कि शाम में इस तरह की खबर आई कि दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायोग के कार्यकारी उच्चायुक्त को समन किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह। अमृत, जिस तरह से समन किया गया है कार्यकारी उच्चायुक्त को, आपको लगता है ये क्या दिखाता है? क्योंकि जिस तरह से इस्लामाबाद में जो घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान की सरकार को भी वहां सूचना दी गई है। अब बताएं, यहां दिल्ली में जो ये घटनाक्रम हुआ है इसको कैसे समझा जाए? देखिए, आज सुबह ये 2 अधिकारी, जिसमें से एक ड्राइवर है सीआईएसएफ का, ऑन डेपुटेशन था, वहां पे हैं। वो करीब 8:30 बजे लापता हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं लगता। पाकिस्तान अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या इस्लामाबाद पुलिस इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। वहां का लोकल मीडिया ये खबरें चला रहा है कि उनको इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट या डिटेन किया है किसी हिट एंड रन केस पे, केस में कि उन्होंने किसी पेडेस्ट्रियन को गाड़ी मारी और उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश की और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया। आधिकारिक तौर पे जब भारत ने हिंदुस्तान के उच्च आयोग ने, हाई कमीशन इस्लामाबाद ने फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान के साथ ये उनको खबर दी कि हमारे 2 अधिकारी ऐसे लापता हैं, तो उन्होंने ऑफिशियली अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हुई है, जो मीडिया की खबरें हैं उसको लेकर आधिकारिक तौर पर वहां भारतीय अधिकारियों को नहीं बताया गया है, उच्चायोग को नहीं बताया गया? ना जी, वो ना उनके फॉरेन ऑफिस ने बताया, ना इस्लामाबाद पुलिस जिनकी वो जुरिस्डिक्शन है उन्होंने कोई इस किस्म की इत्तला दी है। ना ही आज शाम को सैयद हैदर शाह साहब, जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के और चार्ज अफेयर्स हैं, ना उन्होंने JS5 को, जिनको वो मिले थे, उनको ऐसी कोई जानकारी दी है। सो पाकिस्तान की तरफ से कोई जानकारी नहीं है कि वो उनके वेयर अबाउट्स क्या है। वहां का मीडिया, जिसमें आपको बता रहा हूँ, सोर्सेज को कोट करके ये कह रहा है, इस्लामाबाद पुलिस सोर्सेज को कोट करके कह रहा है कि उन्होंने वो हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है भी तो भी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है। 1992 की कोड ऑफ डिप्लोमेटिक कोड का ऑफिशियल्स को डील करने का इन प्लेस है, तो उनको सबसे पहले जो इंडियन हाई कमीशन है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। दूसरी बात जो आपने कही कि शाम को करीब अबाउट 1 घंटा पहले जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के, इंडिया में पोस्टेड हैं दिल्ली में, उनको तलब किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान जो डील करते हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें सोर्सेज, हालांकि विदेश मंत्रालय का इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, पर उन्होंने ये सोर्सेज ये हमें बता रहे हैं कि उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी और डिस्प्लेजर किया, स्ट्रांगली डिमांड किया और कहा कि अमृतपाल, मैं आपको रोक रहा हूं। इसका मतलब ये कि जो समन किया गया था वो मुलाकात हो चुकी है? जी, वो मुलाकात खत्म हो गई। वो करीब आधा घंटा मुलाकात चली, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सोर्सेज मुझे क्या बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक कोई बयान नहीं आया विदेश मंत्रालय का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज शाम तक कोई बयान आए, पर वो सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको स्ट्रांगली डिमार्श किया गया। कहा गया कि आप ये कन्वेंशन का आप वायलेट कर रहे हैं। आप उनके सेफ्टी सिक्योरिटी होस्टिंग कंट्री की होती है। ठीक है, उनको चाहे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, वो ऑफिशियल्स हैं, पर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेवारी है। आप तुरंत उनको रिटर्न करें या बताएं वो कहाँ है, और ऑफिशियल कार्ड भी उनको भी लौटाएं। और दूसरी बात, उनकी किसी भी तरह की इंटेरोगेशन या हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान के जो चार्ज अफेयर्स हैं
उनको कम्युनिकेट किया गया है। अब इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में कई घटनाक्रम इस तरह के हुए हैं। मसलन हमने देखा कि पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मचारी पकड़े गए थे जासूसी के मामले को लेकर। इसके अलावा हमने देखा था कि जो भारतीय उच्चायुक्त थे इस्लामाबाद में, उनकी कार का पीछा किया गया। इस तरह की कुछ खबरें थी और हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या इनको एक कड़ी में हमें देखना चाहिए? क्या इस वक्त ऐसा कह सकते हैं? ये बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या ये एक कड़ी है। लगता यही है कि ये एक कड़ी है, क्योंकि आप पीछे भी जो प्रीवियस इंस्टेंसेस भी देखें कि दोनों मुल्कों के बीच में जब ऐसी कोई घटना होती है, कोई डिप्लोमेट एक्सपेल किया जाता है, ये 2 डिप्लोमेट्स जो आपने जिनका आपने जिक्र किया कुछ दिन पहले, ये रेड हैंडेड दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने इनको पकड़ा था, इनको इंटेरोगेट किया और उसके बाद इनको हाई कमीशन में लौटा दिया गया। कोई हरासमेंट नहीं हुई हालांकि स्पेशल ब्रांच के अकॉर्डिंग और इंडियन फॉरेन ऑफिस के मुताबिक। तो उसके बाद उनको 24 घंटे में पीएनजी घोषित कर दिया गया था। 48 घंटे दिए गए थे कि आप मुल्क छोड़ दें। पाकिस्तान को कहा गया था कि इनको आप विड्रॉ कर लें, जो उन्होंने कर लिया। वो इनकम्बेंट होता है डिप्लोमेटिक मिशन पर, जब होस्टिंग कंट्री उनको कहता है कि आप फलां को हमें एतराज है, हमें ये लगता है कि वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, अपनी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर जाकर आप कोई अंजाम दे रहे हैं गतिविधियों को, तो उनको, तो हमने अक्सर देखा है कि टिट फॉर टैट होता है। अगर यहाँ से 2 एक्सपेल होते हैं तो वहां से भी कर दिया जाता है। तो पर ये थोड़ा हास्य टाइप का भी है कि उन्होंने केस ये बनाया है, अगर बनाते हैं कि हिट एंड रन का, तो ये थोड़ा सा वो है। बाकी इस तरह की हरासमेंट्स पास्ट में हुई हैं और ये टिट फॉर टैट किस्म का केस लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इससे न सिर्फ टेस्ट के परिणाम जल्दी आएंगे, बल्कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों को पॉजिटिव ही माना जाएगा और उनको कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR द्वारा उसकी आगे जांच की जरूरत नहीं होगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और इसके जांच के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है ICMR के द्वारा, और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने वालों के लिए RT-PCR द्वारा जांच जरूरी होगी अगर नेगेटिव आता है टेस्ट में। और इसके अलावा आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव आने पे इस टेस्ट के जरिए उनका RT-PCR की जांच की जरूरत नहीं होगी अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा वो पॉजिटिव आते हैं। तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नेसोफेरेंजियल स्वाब की जरूरत होगी और इसके अलावा 15 से 30 मिनट में ही रिपोर्ट आ जाएगी। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रखा जाना चाहिए, इस तरह की हिदायतें दी गई हैं। और इस टेस्ट को ICMR और एम्स दोनों ने ही इस परीक्षण किट को अपनी मान्यता दी है। तो ये वो सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। और एक दूसरी खबर आपको अगर हम बताएं कोविड से जुड़ी, तो देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और 51% से ज्यादा हो गई है और अब तक 1,69,797 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर से यह स्पष्ट है कि कुल संक्रमित रोगियों में 51% से अधिक ठीक हो चुके हैं और समय पर संक्रमण का पता चलना और समुचित उपचार ही शीघ्र स्वस्थ होने का उपाय है। मौजूदा समय में 1,53,106 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,15,519 लोगों का भी टेस्ट किया गया है। उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नितिन सिंह जुड़ रहे हैं। नितिन, जो एंटीजन टेस्ट की बात कही जा रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण पहल के तौर पे इस वक्त समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में आ जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेस्टिंग को लेकर के बार बार सवाल भी उठ रहे हैं और बार बार लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो देश में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि
बहुत कम समय में इसके टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं, और वो जो जहां पर आप टेस्ट करते हैं वहीं पर आप आधे घंटे के अंदर आप टेस्ट का रिजल्ट बता देते हैं। तो ऐसे एरिया में, हॉटस्पॉट एरिया हो या कंटेनमेंट जोन हो, वहां पर इस टेस्ट एंटीजन टेस्ट का बहुत फायदा होगा कि अगर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लोगों की अगर टेस्टिंग की जाए, जिनमें बुखार के लक्षण हो या फिर निमोनिया के लक्षण हो या फिर हाई रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज हो या कैंसर के या दूसरे कोई मरीज हो, तो ऐसे मरीजों का वहीं पे तुरंत स्पॉट पे ही आधे घंटे के अंदर टेस्ट में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो माना जाता है कि उनको कोरोना हुआ था। और अगर निगेटिव आता है तो ये फिर दोबारा RT-PCR टेस्ट के लिए उनको भेजा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम समय में ज्यादा टेस्टिंग हो सकेगी, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रेसिंग हो, ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट हो। ये 3 इसके प्रोटोकॉल है। और साउथ कोरिया की ये कंपनी है जो अपने गुड़गांव मानेसर में उसका प्लांट है जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग में इसको यूज किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट हो सके, क्योंकि साउथ कोरिया ने इसी रणनीति पे अपना काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करके ही वो आइडेंटिफाई किया है कोविड के मरीजों को और उनका बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट किया है। इसमें कई जो इसमें शर्तें हैं, कई सारी चीजें हैं, मसलन कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव आता है इस रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो उसको फिर RT-PCR यानी जो कोरोना टेस्ट कहा जा रहा है वो करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये ऐसा है तो ये कितने मदद करेगा, क्योंकि इससे एक पहले नज़र में बातें सामने जो आ रही हैं वो कि RT-PCR की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जो एक किट की बात है, उसकी उपलब्धता की बात है, उसको लेकर एक आज़ादी मिलती है। देखिए ओम प्रकाश, सबसे बड़ी बात है ना कि कई स्तरों पे टेस्टिंग किया जा रहा है, क्योंकि RT-PCR भी है और एंटीजन भी है। इसके अलावा भी और ट्रूनेट के जरिए भी सैंपल की टेस्ट किया जा रहा है। तो जितनी भी वैरायटी के टेस्ट किट है उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग किया जा सके। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम समय में, मत आधा घंटा में इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाती है और वहीं पे इसका अगर मान लिया कोई सैंपल लिया जाता है, चाहे वो नाक से हो या फिर गले से जो सैंपल लिया जाता है, वो सैंपल किसी लैब में भेजने की जरूरत नहीं है। बाकी RT-PCR में लैब में भेजा जाता है, वहां पे 6 से 8 घंटे का प्रोसेस, केवल प्रोसेस होता है टेस्टिंग की रिपोर्ट तैयार होने में। और उसके बाद फिर पब्लिक को, जो जनता है या जो मरीज है, जो संदिग्ध है, उनको बताने में कम से कम 1 से 2 से 3 दिन तक लग जाता है। तो वो जो टाइम है वो कम होगा। अगर आधे घंटे में किसी को पता चल जाता है कंटेनमेंट जोन में, अगर 300 मीटर का जो दायरा है उसमें अगर ये पता चल जाता है कि किसी को सिम्टम है और किसी में ये पॉजिटिव आया है, तो उसको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको अलग थलग रखा जा सकता है, क्योंकि वो दूसरे को फिर संक्रमण न फैला पाए। क्योंकि रिपोर्ट आने में अगर 2 दिन 3 दिन लगेगा तो वो आदमी अगर 10 आदमी से मिलता है तो 10 आदमी को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में तुरंत रिपोर्ट आने के बाद उनको तुरंत जो है आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि आगे संक्रमण को रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने इसको ICMR ने और एम्स ने 2 जगहों पे 2 साइट पे परीक्षण किया है और दोनों में नितिन, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम बातों को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए। तो एक बड़ी पहल ICMR के द्वारा। और मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज एक बार फिर से पटरी पर पहुंचती दिखी। हालांकि शुरुआत में राज्य सरकार ने सिर्फ आवश्यक सेवाओं में जुटे कर्मचारियों को ही इसमें सफर करने की इजाजत दी है। पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने फैसला किया है कि कुछ चुनिंदा रेल सेवाओं को दोबारा शुरू किया। हालांकि फिलहाल सिर्फ राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्टाफ को ही लोकल ट्रेनों में इजाजत है चलने की। सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों की सेवाएं शुरू हुई हैं और रेलवे ने लोगों से भी कोविड-19 के लिए जारी मेडिकल और सामाजिक नियमों का पालन करने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने को कहा है। और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जरा उस पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि जो लोकल शुरू हुई हैं आखिर उसमें क्या क्या पाबंदियां, क्या क्या शर्तें हैं। तो पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे का कुछ चुनिंदा रेलवे सेवाओं को दोबारा शुरू करने का ये फैसला हुआ है। फिलहाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में जो लगे हैं वही स्टाफ, इसमें वही कर्मचारी इसमें सफर कर पाएंगे। और सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो पश्चिम रेलवे की 73 लोकल ट्रेनें, मध्य रेलवे की 200 ट्रेनें चलेंगी।
और इसके साथ ही सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक 15-15 मिनट के अंतराल पर ये ट्रेनें चलेंगी और ट्रेनें सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ही रुकेंगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा ट्रेनों में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ ही सफ़र कर सकेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, आम लोगों के लिए नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ज़रूरी सेवाओं में कार्यरत करीब 1.25 लाख स्टाफ के सफ़र करने की इसमें संभावना जताई जा रही है और साथ में स्टाफ को QR आधारित ई-पास भी दिए जाएंगे। ID कार्ड का भी इस्तेमाल होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1200 की क्षमता वाले डब्बे में सिर्फ 700 लोगों को चलने की, पहुंचने की, जाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा बाहर पार्किंग और वेंडर्स को इजाज़त नहीं होगी। इमरजेंसी के लिए हर स्टेशन पर मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की तैनाती होगी और साथ ही रेलवे ने लोगों से भी मेडिकल और सामाजिक नियमों का पालन करने की अपील की है, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने की अपील की है। और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ रही हैं। श्यामा, कितनी बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से या मुंबई में जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं लोग, वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, देर रात कल आई। और ये जो खबर आई कि कल से मध्य रेल और पश्चिम रेलवे, हार्बर लाइन, तीनों ही रेलवेज के ऊपर में, तीनों ही लाइन के ऊपर में सर्विसेज जो हैं वो फिर से रिज्यूम हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा राहत की बात है लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में है। पहले तो लोगों को लगा कि जो नॉर्मल जो ऑफिसेज जा रहे हैं, प्राइवेट ऑफिसेज जा रहे हैं, वो भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के स्टाफ के लिए ही ओपन की गई हैं। इसमें सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जो मंत्रालय में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। हॉस्पिटल या ये सरकारी हुए या तो प्राइवेट हुए, दोनों ही जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही जो एक तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो मुंबई की बात कर लें या कल्याण, डोंबिवली, विरार, ठाणे, ये सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्टाफ हैं वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और साथ ही सफाई कर्मचारी ट्रैवल कर सकते हैं और जितने भी अत्यावश्यक सेवा में लोग आते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि जो ये लोग पहले ट्रैवल करते थे, लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे बसेस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस कह लीजिए या उनके खुद की निजी बसेस के लिए कह लीजिए, वो करीबन जो ट्रैवलिंग टाइम है पहले 4 घंटे से लेके कम होके वो अब सिर्फ 1 घंटा हो गया है या 2 घंटा हो गया। तो काफी बड़ी राहत आई है। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से पहले दिन पे पालन हुआ है, एंटर करते ही थर्मल स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सारा यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। जी, जो निजी कंपनियों में काम करते हैं और लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, क्या उन लोगों को भी इसमें चलने की इजाजत है? फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मंत्रालय में, हॉस्पिटल्स में ये सारे जो अत्यावश्यक सेवा में आते हैं उन्हीं लोगों को ट्रैवल करने की इसमें इजाजत दी है। आज हमने बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट सुने कि बैंक एम्प्लॉइज को उसमें ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है कि पहले चेकिंग पहले दिन पे देखा जा रहा है किस तरीके से ये इवॉल्व होता है सारा सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक ही दिन पे आ जाएंगे तो ये पूरा जो प्रोसेस है वही क्रम्बल हो जाएगा। तो इसलिए फेज बाय फेज से देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ी तो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। तो मुंबई लोकल चल पड़ी है, तो शुरुआत में कुछ लोगों को जो दूरदराज के इलाकों से आते हैं उनके लिए बेहद राहत की बात है। और हमारे इस खास बुलेटिन में, हमारे इस खास प्रसारण में इतना ही। नमस्कार।